नमस्कार मित्रों, मरकरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं अमित बालोटिया तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजमेर ज़िले के बारे में। किसके बारे में? अजमेर ज़िले के बारे में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें आपको कंप्लीट डिटेल में समझा दूंगा अजमेर ज़िले से आज तक कितने क्वेश्चंस कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे समझेंगे, सीखेंगे और क्या क्या चीज़ें अजमेर में इम्पॉर्टेंट है, शुरुआत से लेकर के अंत तक मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अजमेर राजस्थान में, अजमेर जो है वो राजस्थान की हृदय स्थली कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान की हृदय स्थली। हृदय का मतलब क्या होता है? मध्यवर्ती जिला। मतलब जो दिल होता है वो शरीर में बिल्कुल बीच में होता है, तो ये राजस्थान का दिल है, बिल्कुल बीचों बीच में है इस वजह से। और दूसरी बात, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इतिहास से लेकर के अब तक। एक बहुत ही बड़ा दुर्ग है अजमेर में, तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं जिसे, तारागढ़ दुर्ग। ये दुर्ग जो तारागढ़ दुर्ग है, ये ऐसा दुर्ग है जिस पे सबसे ज़्यादा स्वदेशी आक्रमण हुए। विदेशी नहीं, स्वदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण सबसे ज़्यादा तो भटनेर के किले पे हुए। कहाँ हुए? भटनेर। अजमेर के किले तारागढ़ पर स्वदेशी आक्रमण हुए सर्वाधिक, तारागढ़ के ऊपर। लेकिन तारागढ़ जो है बिल्कुल ऊंचाई पर, और उसको जीत पाना किसी के बस की बात है नहीं। और ये कभी रियासत नहीं रहा, अजमेर कभी भी रियासत में नहीं रहा। चौहानों का शासन रहा यहाँ हमेशा, लेकिन ये रियासत नहीं रहा कभी। ठीक है। अजमेर जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहचाना गया। ठीक है। और जब राजस्थान का एकीकरण किया गया तो सबसे अंतिम चरण में अजमेर आबू देलवाड़ा का साथ में विलय किया गया था। ठीक है। अजमेर मेरवाड़ा की एक अलग से विधानसभा भी थी। तो आज हम ये सारी डिटेल जो मैंने आपको अभी बताई है, इससे बहुत आगे की अच्छी जानकारी, ये तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और बहुत ही ध्यान से देखिए। हम बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो कि आपके आने वाले रीट एग्ज़ाम में पूछे जाएगा। और अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अजमेर राजस्थान के सारे ज़िलों के बारे में ऐसे ही हम डिटेल में विस्तृत वीडियो बनाते रहेंगे। यहाँ पे हम शुरू करते हैं अजमेर ज़िला। तो अजमेर, तो अजमेर के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है चौहान राजवंश का। और चौहान राजवंश जो है, चौहानों का उत्पत्ति जो है अजमेर से नहीं हुई है, उनकी उत्पत्ति हुई है सांभर से, सांभर से हुई है। चौहानों की उत्पत्ति जो हुई है वो सांभर में हुई है। तो देखिए, सांभर में जो उत्पत्ति हुई, तो ये सांभर में रहते थे चौहान, लेकिन इनके ऊपर जो है पश्चिमी आक्रमण बहुत हो रहे थे, मुस्लिम आक्रमण। तो इससे बचाव के लिए ये लोग चौहान अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच में इस जगह पे आके रहने लग गए। और ये अरावली के बीच में जो गिरा हुआ शहर था, उस जगह पे ये लोग आके बस गए। और वहाँ पे अजमेर में जो अरावली की जो पहाड़ियाँ थी, उन पहाड़ियों पर इन्होंने
तारागढ़ का किला बनाया और ये यहाँ बस गए, जिससे कि पश्चिम से होने वाले आक्रमणों से इनकी रक्षा हो सके। 1113 ईस्वी अजय राज ने अजमेर शहर की स्थापना की। अजय राज ने अजमेर की स्थापना की। कब की? 1113 ईस्वी में। देखिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ये वही वीडियो है जिसमें से आपके आने वाले रीट और जो आरएस की वैकेंसी आने वाली है और सीईटी का एग्ज़ाम आपने दिया है तो कांस्टेबल एलडीसी की वैकेंसी आने वाली है, इन सब एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और रीट में अभी पक्का आएगा क्वेश्चन, आप देख लेना मेरे इस वीडियो में से। और पहले जो मैंने देवियों के वीडियो बना रखे सीईटी में भर भर के क्वेश्चन आए मेरे वीडियो में से एज इट इज़, आप देख लीजिए, ठीक है। तो हमारा कोचिंग ब्यावर में चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस। ये मेरा नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, अब हम आगे पढ़ते हैं। 1113 में अजय राज ने अजमेर की स्थापना की, तो 1113 से 1133 तक पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अजय राज ने अजमेर की स्थापना की। क्या किया? अजमेर की स्थापना की। सेकंड पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि अजय राज जो है अजमेर के संस्थापक कहलाए, और इन्होंने सर्वप्रथम अजमेर को ही अपनी राजधानी भी बनाया। अजमेर को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। और फिर अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी अजय मेरू दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग भी बोला जाता है, तारागढ़ भी बोला जाता है। और ठीक है, और इसी को गढ़ बीठली भी कहते हैं। अजय द्रुम, अजय देव द्रुम नामक चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी व तांबे के सिक्के चलाए। ठीक है दोस्तों, तो अजय देव द्रुम नामक चांदी और तांबे के सिक्के चलाए गए। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे उसमें है मालवा के राजा। मालवा के राजा नरवर्मन को पराजित किया। किसको पराजित किया? नरवर्मन को पराजित करके, ठीक है, उनके सेनापति को बंदी बनाकर अजमेर लेके आ गए। तो उसका नाम क्या था? सेनापति को
किसके सेनापति? मालवा के राजा के सेनापति को हराया, उसका नाम था नरवर्मन, और उसके सेनापति को बंदी बना करके घोड़े के पीछे पीठ पर बांध करके ले करके आए थे। उसका नाम था सुलहना। उसका नाम क्या था? सुलहना। ठीक है। नरवर्मन को हरा करके उसके सेनापति को घोड़े की पीठ पर बांध करके लेकर के आ गए थे अजमेर में, सुलहना। और इन मालवा के राजा को हराने के साथ साथ 3 राजाओं का वध भी किया। तो इन 3 राजाओं का नाम क्या था? इन 3 राजाओं का नाम था चाचिक, सिंथुर, और तीसरा था यशोराज। इन तीनों का वध किया था। इन तीनों का वध किया था। ठीक है, इनके द्वारा। अब आगे देखिए, आगे बात आती है कि चौहानों का निर्माण काल किसको बोला गया है? तो अजय राज के काल को निर्माण काल बोला गया है। और ये जो चौहान थे, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव धर्म के अनुयायी थे। शैव मतलब जो शिव को मानने वाले होते हैं। मैंने धर्म पे भी एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है कि शैव धर्म क्या होता है, वैष्णव, शैव और शाक्य। ठीक है, ठीक है। और ये जो तारागढ़ दुर्ग है, ये तारागढ़ दुर्ग है, इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा गया? ताराबाई, पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। इन ताराबाई के नाम पर तारागढ़ का नाम तारागढ़ रखा गया है। किसकी पत्नी? पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी ये। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिए। सुलहना नाम था जिसको बंदी बना करके लेकर के आए थे। इन 3 राजाओं का वध किया। ठीक है, ये जो सिक्के बनाए गए थे, इन सिक्कों पर इनकी रानी सोमलवती या सोमलेखा भी बोलते हैं, इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, ये शैव धर्म के अनुयायी थे, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने जैन मंदिर बनाने की परमिशन दी थी इन्होंने। ठीक है, और इसी के साथ साथ अजय राज ने दिगंबर व श्वेतांबर जैन के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ था, ठीक है, शस्त्रार्थ नहीं, शस्त्र से लड़ाई नहीं हुई, शास्त्रार्थ, उसमें अध्यक्षता जो है अजय राज ने की थी। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है मोटी मोटी अजय राज के बारे में। तो अजय राज वो थे जिन्होंने अजमेर की स्थापना। अब आगे देखिए बच्चों,
अजय राज के बाद इनके पुत्र आए जिनका नाम था अर्णोराज। क्या नाम था? अर्णोराज। तो अजय राज ने तारागढ़ दुर्ग बनाया, अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, और अर्णोराज जिन्हें अन्ना जी या आना जी भी बोलते थे 1133 से 1153 तक रहे। और अर्णोराज ने या अन्ना जी ने क्या बनाया? आपके अन्ना सागर झील। अन्ना सागर की स्थापना अन्ना जी ने या आना जी ने, अर्णोराज जी ने की। ठीक है, तो ये अजमेर के शासक रहे 1133 से 1153 में। पहली चीज अन्ना सागर का निर्माण कराया गया। दूसरी चीज पुष्कर में जो वराह मंदिर है उसका निर्माण भी अर्णोराज ने करवाया। किसने करवाया? अर्णोराज ने। ये दोनों क्वेश्चन अभी जो वनपाल वन रक्षक के पेपर हुए उनमें पूछा गया, एज इट इज़ पूछे गए सीधे सीधे। ये क्वेश्चन एक पारी में ये क्वेश्चन आया था कि अन्ना सागर की स्थापना किसने की, एक में आ गया था अजमेर को अपनी राजधानी किसने बनाया। तो दोनों क्वेश्चन वनपाल के एग्जाम में पूछे गए सीधे सीधे। ठीक है, तो और अन्ना राज जी को तुर्कों का सबसे बड़ा दुश्मन भी बताया गया। दुश्मन किसका दुश्मन? तुर्कों का दुश्मन। ठीक है, और इनके दो दरबारी कवि भी थे। ठीक है, इनके दो दरबारी कवि भी थे। पहले का नाम था देव बोध एवं सेकंड धर्म घोष। ये दो थे। इन धर्म घोष के कहने पर एकादशी के दिन पशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया। किसके कहने पर? धर्म घोष के कहने पर अर्णवराज ने एकादशी के दिन पशु हत्या पर रोक लगा दी। पशु हत्या पर रोक लगा दी। तो अर्णवराज के बारे में आपको क्या ध्यान रखना? सबसे पहले आना सागर झील की स्थापना करी। आना सागर झील की स्थापना कब से कब तक करी? 1133 से 1137। अब जो आता है अन्ना सागर झील जो है, अब देखिए अन्ना सागर जो झील है अजमेर में, उसका निर्माण जो है बाड़ी नदी के किनारे पर किया गया। किसके? बाड़ी नदी या बांडी नदी जो भी बोलते हैं, बाड़ी नदी के किनारे पर किया गया। कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, बनता है क्वेश्चन। बाड़ी नदी के किनारे पर अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया अर्णवराज द्वारा। कब किया गया? 1133 में शुरू किया गया, 33 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, आगे क्या है कि ये रहा अपना अजमेर, और यहाँ पे जो गुजरात था, तो गुजरात में कौन थे? सोलंकी वंश का शासक सोलंकी। सोलंकी वंश का शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। जय सिंह
सिद्धराज, ठीक है, जय सिंह सिद्धराज। तो इधर अर्णोराज और इधर से जय सिंह सिद्धराज, इन दोनों में हो गया युद्ध। युद्ध हो गया, और जब युद्ध हो गया दोनों में, तो होता क्या था कि इन्होंने, अर्णवराज ने इस सिद्धराज को हरा दिया। क्या किया? इनको हरा दिया। तो होता क्या था पुराने टाइम में, जो हार जाता था वो कैसे भी करके अपना जान बचानी है उसे। तो इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए। क्या कर लीजिए? विवाह कर लीजिए। तो इन्होंने, अर्णवराज ने इनकी बेटी से विवाह कर लिया, जिसका नाम था कांचन देवी। क्या नाम था? कांचन देवी का विवाह किनके साथ हो गया? अर्णवराज के साथ। कब हुआ? जब इन्होंने सोलंकी वंश के जय सिंह सिद्धराज को हरा दिया, तो उन्होंने बोला कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लीजिए, जिनका नाम था कांचन देवी। तो अर्णवराज ने कांचन देवी से विवाह कर लिया। अब जैसे ही विवाह किया, तो अब आगे देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या बताया कि अजमेर के राजा अर्णवराज और सोलंकी वंश के राजा जय सिंह सिद्धराज के बीच में युद्ध हुआ। जय सिंह सिद्धराज को अर्णवराज ने हरा दिया। तो जय सिंह सिद्धराज ने अपनी बेटी कांचन देवी का विवाह अर्णवराज के साथ कर दिया। फिर क्या हुआ कि इसके बाद में एक और राजा आया, कुमार पाल सोलंकी। कुमार पाल सोलंकी, और इन्होंने फिर से युद्ध किया किसके साथ? अर्णवराज के साथ। इन्होंने युद्ध किया अर्णवराज के साथ, और इस बार इन्होंने अर्णवराज को हरा दिया। क्या कर दिया? अर्णवराज को हरा दिया। अब जब अर्णवराज को हरा दिया, तो अर्णवराज भी वापस से क्या करेंगे? अपनी पुत्री का विवाह। फिर से क्या करेंगे? पुत्री का विवाह। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? जलहणा। पुत्री का नाम क्या था? जलहणा। तो पुत्री जलहणा का विवाह कुमारपाल सोलंकी से कर दिया। जलहणा का विवाह किससे कर दिया? कुमारपाल सोलंकी से कर दिया। ठीक है, कर दिया। तो इनका विवाह, जलहणा का विवाह कुमारपाल सोलंकी से कर दिया, लेकिन अर्णवराज का एक पुत्र भी था। अर्णवराज का एक पुत्र भी था, तो उसे बुरा लग गया। पुत्र भी था, उस पुत्र का नाम था जगदेव। जलहणा और जगदेव दोनों बहन भाई थे। तो उन्हें बुरा लग गया कि मेरी बहन का विवाह ऐसे कैसे हर किसी के साथ कर दिया। तो पुत्र ने अपने ही पिता, मतलब अर्णवराज की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। तो जब हत्या कर दी, तो इससे पुत्र को, जगदेव को, पितृ हंता कहा गया। क्या कहा गया? पितृ हंता, मतलब पिता को मारने वाला। देखिए बच्चों, तो जगदेव ने अर्णवराज की हत्या कर दी, इसलिए इन्हें अजमेर का पितृहंता कहा जाता है। अजमेर का पितृहंता कौन है? जगदेव। और ये चीज़, जो बात है अजमेर का पितृहंता जगदेव, इसके बारे में हमें उल्लेख कहाँ से मिलता है? कुमारपाल चरित्र की रचना जय सिंह, कुमारपाल चरित्र जो है रचना जय सिंह सूरी द्वारा की गई, उससे मिलता है हमें। ठीक है, जय सिंह सूरी द्वारा कुमारपाल चरित्र। ठीक है, किसमें मिलता है? कुमारपाल चरित्र में, अजमेर के पितृहंता के बारे में। अब इसके आगे सुनिए,
असली कहानी, आपको बहुत मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग चीज़ है। अपने अजमेर के बारे में बात कर रहे हैं हम, बहुत ही डिटेल में चलेंगे और बिल्कुल हम वर्तमान तक लेकर के आएंगे। अब देखिए आगे की बात सुनिए बच्चों। अर्णोराज की हत्या कर दी जगदेव ने। जगदेव इनके पुत्र थे। फिर जग अर्णवराज के एक पुत्र जगदेव थे, दूसरे पुत्र विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर, 3 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री के बारे में तो मैं बता चुका कि कुमारपाल सोलंकी जो कि गुजरात से थे, उनसे इन्होंने शादी कर ली थी। इन्होंने उससे शादी कर ली, तो जो पुत्री है उसका तो विवाह करवा दिया और वो चली गई। अब जो पुत्र हुआ जगदेव, उसने अर्णोराज की हत्या कर दी और विग्रहराज ने इस जगदेव की हत्या कर दी। क्या कर दिया? अपने भाई की हत्या कर दी। तो जब हत्या कर दी तो इसे भी क्या बोला गया? इसे भी क्या बोला गया? भ्रातृ हंता। ठीक है। तो तख्त एवं ताज के लिए मतलब, और ये सोमेश्वर जो है ये भाग करके गुजरात चला गया। ठीक है। तो तख्त हो ताज, तो तख्त जो मर गए उनको तख्त मिल गया और ताज केवल विग्रहराज को मिला। तो राजा बन गया कौन? विग्रहराज। तो अब हम पढ़ेंगे विग्रहराज, जिसे बीसल देव, ठीक है, विग्रहराज। कवि, बांधव, इन सब नामों से जानते हैं। बीसल देव सबसे प्रसिद्ध नाम क्या है? बीसल देव या विग्रहराज। और विग्रहराज भी कौन से है ये? चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। ठीक है। ये कब से कब रहे? 1153 से 1164। अर्णोराज अन्ना जी के पुत्र थे। ठीक है। उपनाम, कवि, बांधव, कट्टीबंधु। ठीक है। कवि बंधु बीसल देव, बीसल देव। ठीक है। कवि बांधव, कटिबंधु, बीसल देव, और भी उपनाम है। तुरुष्क पति और परम भटारक, ये भी इनका नाम था। परमेश्वर और महाराजाधिराज और विष्णु का अवतार भी बोला गया। तो देखिए बहुत सारे नाम है। सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, ये अर्णवराज के पुत्र थे। 1153 से 1164 तक इनको बीसल देव नाम से जाना गया। कवि बांधक बीसल देव, कटिबंधु, तरुष्पति, परम भटारकर परमेश्वर, महाराजाधिराज और विष्णु का अवतार माना गया।
किसमें? शिवालिक प्रशस्ति में। कहाँ बोला गया है विष्णु का अवतार? किसमें बोला गया इनको? शिवालिक प्रशस्ति। ठीक है, शिवालिक प्रशस्ति। ठीक है। और विग्रहराज के काल में चौहानों का स्वर्ण काल बोला गया है। चौहानों का स्वर्ण काल बोला है। कब बोला है? विग्रहराज के काल को चौहानों का स्वर्ण काल बोला गया है। क्यों बोला गया है? देखिए मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, चौहानों का स्वर्ण काल किसे कहा गया? बिसल देव का काल, विग्रहराज का काल, विग्रहराज चतुर्थ का। फिर इनके द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया ये नाटक? संस्कृत भाषा में। सोमदेव इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने ललित विग्रह राजग्रंथ की रचना करी। ठीक है। और 1157 ईस्वी में दिल्ली प्लस हांसी पर इनके द्वारा अधिकार किया गया। दिल्ली प्लस हांसी, ये झांसी नहीं है, ये हांसी है। क्या है ये? हांसी पर इनका अधिकार किया गया। ठीक है। तो चौहानों का स्वर्णकाल, बिसल देव का काल या विग्रहराज चतुर्थ का काल। विग्रहराज चतुर्थ और बिसल देव एक ही है। इनके बहुत सारे नाम हैं, इनके नाम भी कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं। शिवालिक प्रशस्ति में इन्हें विष्णु का अवतार बोला गया है। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया। सोमदेव जो इनके दरबारी कवि थे, उन्होंने ललित विग्रह राजग्रंथ की स्थापना करी और 1157 में दिल्ली और हांसी पर अधिकार किया गया। ठीक है। तो और देखिए इनके बारे में, जो बिसल देव के बारे में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि इन्होंने जो है बिसलपुर बांध है उसकी स्थापना की। किसने की? बिसल देव के नाम पे ही बिसलपुर बांध का नाम पड़ा है। बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिसल देव के नाम पे बिसलपुर बांध, कौन सा बांध? बिसलपुर बांध बिसल देव ने बनवाया है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली जो अजमेर के बारे में ही हम बात करेंगे। अभी अजमेर ज़िला बहुत लंबा चलेगा। ये पहली वीडियो है, पार्ट फर्स्ट है ये। अभी मैं पार्ट सेकंड भी आपके लिए लेकर के आऊँगा जल्दी ही, हो सकता है कल ही लेके आ जाऊँ। और आप इसको देखिए और पॉज करके या आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो भी अपने नोट्स बनाइए अच्छे से। और थैंक यू सो मच। अगर वीडियो सही में आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, बस। और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सिलेक्शन लेके आइए। ये जो चैप्टर हमने किया है ये रीट मेंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा आजकल RSM SSB जो भी एग्ज़ाम ले रहा है उसमें बहुत डिटेल में जीके पूछता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो वो डिटेल में जीके इस लेवल की आती है। ये ऐसी चीज़ें पूछी जाती है जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो आप इनको पढ़िए और एग्ज़ाम देने जाइए। तो RSM SSB के जो भी एग्ज़ाम होते हैं और उसके अलावा RS का वैकेंसी आने वाली है और RS के लिए ये वीडियो बहुत
इम्पोर्टेंट रहेगी। थैंक यू सो मच।